Dear student, still we in HVAC we are discussing about heat transfer and amount of heat generated or produced. Specific heat we have seen, latent heat we have seen, heat transfer modes we have seen. So in the last class we are discussing about heat transfer, mode of heat transfer, in which if this is an object and we are going to give the heat from here, then the heat transfer takes place within that material. ठीक है, if the heat transfer is taken place within that material, then it is your conduction. And if this surface is of temperature Ts and atmospheric temperature is TA, so if this is of higher temperature and atmospheric is of lower temperature, so heat is transferred from that body to atmosphere. ठीक है, and that mode is conduction, in which one is a surface and other is your fluid. So air is flowing over that plate, air is heated or give heat to the plate depending upon the temperature. And the third one is, if that is the heated plate and your hand is, if this is the heated plate and your hand is there, then the transfer of heat is taking place by the help of electromagnetic waves, even in vacuum also. That mode is radiation. So हमने देखा है कि conduction, convection, radiation are the mode of heat transfer. In conduction, Q is given by the rate of heat transfer. Rate per second निकालते हैं watt में. Rate of heat transfer is equals to minus K dt by dx. In convection, it is HA Ts minus Ta or Ta minus Ts, whichever is the higher temperature. And in radiation, it is given by sigma epsilon A Ts power 4 minus Ta power 4. Boltzmann, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ इसको बोलते हैं रेडिएशन के द्वारा जो हीट ट्रांसफर होता है. तो HVAC को लेकर देखता हूँ तो मैंने कुछ बेसिक्स पढ़ लिए हैं, मुझे हीट के बारे में पता चल गया कि मैं अमाउंट ऑफ हीट कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, एक जगह से दूसरी जगह हीट ट्रांसफर मैं कैसे कर सकता हूँ. तो नेक्स्ट बेसिक थिंग वी हैव टू नो इज रेफ्रिजरेशन. Firstly, the definition is, it is a process of maintaining a space at a temperature below surroundings. Heat must be flow from low temperature space to high temperature surrounding. ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इसको समझने की कोशिश करते हैं. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग अ स्पेस एट अ टेम्परेचर बिलो सराउंडिंग. मेरे कहने का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल जिस जगह पर अभी आप बैठे हैं या जिस स्पेस को आप ठंडा करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन, उसको समझते हैं. बाहर का टेम्परेचर मान लीजिए 38 डिग्री या 37 डिग्री सेंटीग्रेड है और आप अंदर का टेम्परेचर जिस स्पेस को मेंटेन करना चाहते हैं कंपैरेटिव टू आउटसाइड टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड. अब आपने उस 20 डिग्री स्पेस पे कोई एक एलिमेंट आपने रखा है, वो एलिमेंट का टेम्परेचर 38 डिग्री होगा क्योंकि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होगा उसका. तो इस वक्त फॉर एग्जांपल जैसे हम देखने की कोशिश करें तो इस ऑब्जेक्ट को मुझे ठंडा रखना है. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये क्लोज स्पेस है, इसको मुझे इस एटमॉस्फेयर के कंपेयर में इसका टेम्परेचर कम रखना है. हियर दैट इज 38 डिग्री सेंटीग्रेड, हियर इट इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड. मैंने कोई ऑब्जेक्ट लेकर आया जो ये 38 डिग्री सेंटीग्रेड का होगा, ये ऑब्जेक्ट मैंने इस पर रख दिया. नाउ होगा क्या, 38 डिग्री से 20 डिग्री की तरफ नेचुरल फ्लो ऑफ हीट होगा. ठीक, बहुत अच्छी बात है. अब हीट ट्रांसफर के मोड आपको पता ही है, तो हीट ट्रांसफर यहाँ पर होने वाला है. हम समझे जरा इस चीज को कि मेरा बेसिक काम क्या था कि मुझे इस पर्टिकुलर स्पेस को मेंटेन करना है विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर लो टेम्परेचर पे, यानी 20 डिग्री का ही रहना चाहिए ये. तो मैं क्या करूंगा, वो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिलीज कर रहा है उसको निकालूंगा और बाहर एटमॉस्फेयर पे छोड़ दूंगा.
होगा। तो अभी क्या हुआ मेरा कि मैं उस पर्टिकुलर स्पेस से क्या करूँगा, एनर्जी को निकालूंगा और उसे हायर टेम्परेचर पर छोड़ दूंगा। बहुत अच्छी बात है। यहाँ मुझे एक चीज़ समझ में आई, क्लिक हुआ कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर हीट ट्रांसफर, ये नेचुरली तो नहीं हो सकता है। फिर इसके लिए मुझे याद होना चाहिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का क्लॉसियस स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ऐसी कोई भी मशीन नहीं है जो नेचुरली हीट को फ्लो कर पाए लो टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर साइड पर। उसके लिए मुझे एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। तो मुझे क्या समझ में आया कि मुझे एक रेफ्रिजरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो एटमॉस्फेयर या सराउंडिंग टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में जिस भी स्पेस को आपको मेंटेन करना है उसको मेंटेन करे लोअर टेम्परेचर पर। अगर एटमॉस्फेरिक का 38 है और मैं चाहता हूँ 20 डिग्री पर मेंटेन करे, ये प्रोसेस हो गई रेफ्रिजरेशन। तो आप बोलोगे कि सर ये तो डायरेक्ट हीट इंटरेक्शन हो जाएगा, कैसे पॉसिबल है? उसी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी देना पड़ेगी, एक साइकिल होगी जिसमें ये प्रोसेस होगी। एंड दैट एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेसर वर्क। हम वहाँ पर एक एलिमेंट होगा रेफ्रिजरेटर का, अभी अपन आगे चल के देखेंगे, दैट इज कंप्रेसर। तो मुझे इतनी सी समझ में आया कि मुझे एक ऐसा स्पेस मेंटेन करना है लोअर टेम्परेचर पे एज कंपेयर टू सराउंडिंग और एटमॉस्फेयर एयर। तो वही बात है, हीट मस्ट बी फ्लो फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। फॉर दैट वी नीड अ external source of energy. Now refrigerant is the substance used for producing low temperature is known as refrigerant. ठीक है, substance that is used for producing low temperature. अब ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा कि एक जगह पर मान लो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, मैंने उसमें कुछ चीज़ रखी है, ठीक है, या उसका टेम्परेचर मान लीजिए मैंने आपके फ्रीजर का, आपका फ्रिज का जो फ्रीजर है उसको ओपन कर दिया, एंड दैट ओपन स्पेस तो जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो उसमें चली गई, उस फ्रीजर में। तो एटमॉस्फेरिक एयर चली गई तो नेचुरली वो हीट ट्रांसफर करके उसको 20 डिग्री ना करके 21 कर देगी, 22 कर देगी। तो मुझे क्या करना है कि अब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी देके उसका टेम्परेचर 20 डिग्री मानना है। तो जो एक्स्ट्रा 2 या 3 डिग्री राइज हुआ है उसको मैं कम करूं, उसके लिए मुझे एक साइकिल ज़रूरत होती है। उस साइकिल का जो फ्यूल है दैट इज रेफ्रिजरेंट। जैसा ऑटो साइकिल दैट इज पेट्रोल इज द आपका फ्यूल, एंड फॉर डीजल साइकिल इट इज डीजल एज अ फ्यूल। तो रेफ्रिजरेंट इज अ फ्यूल। अब ये रेफ्रिजरेंट यूज कहाँ पर होता है, ये रेफ्रिजरेशन साइकिल में यूज होता है। नाउ रेफ्रिजरेशन क्या है? रेफ्रिजरेशन एक ऐसी प्रोसेस है कि किसी पर्टिकुलर स्पेस को स्मॉल लोअर टेम्परेचर पे मेंटेन करना कंपैरेटिवली सराउंडिंग टेम्परेचर। ठीक है, यानी एक साइकिल चाहिए मुझे इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, साइकिल होनी चाहिए, साइकिल के साथ मेरे पास उसका फ्यूल होना चाहिए, तो रेफ्रिजरेंट इज अ फ्यूल। ये डिटेल में अपन RAC में पढ़ेंगे कौन सा फ्यूल। अभी मैंने सिर्फ आपसे एक चीज बोली है कि जो आपका फ्रिज है उसका फ्रीजर देखिए, एंड दैट फ्रीजर इज द स्मॉल स्पेस। उस छोटे स्पेस के लिए मुझे एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ एनर्जी देनी होती है, और जब मेरे को बड़े एरिया को कूल करना होता है तो मैं उसके लिए AC पे मूव करूँगा, आगे देखेंगे। ठीक है, कुछ रेफ्रिजरेंट के नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो जैसे जो इंडस्ट्री में रेफ्रिजरेंट यूज होता है दैट इज अमोनिया NH3, एंड डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन जो आप यूज करते हैं दैट इज R12, R134 है, ये जनरली पूछ लेता है आपसे। एंड फॉर एयर कंडीशनिंग दैट इज R22, एंड फॉर सेंट्रल AC दिस इज R11। अब देखिए यहाँ पर एक और नया टर्म आ गया, रेफ्रिजरेशन में मैंने AC भी लेकर आ गया, दैट इज ऑल्सो अ प्रोसेस। रेफ्रिजरेशन का मतलब रेफ्रिजरेटर से नहीं होता है, किसी भी ऐसी चीज से हो जाता है कि जो आपके स्पेस, जिस भी स्पेस पे आप काम करो दैट इज सिस्टम, उसको ठंडा रखे या उसको कम टेम्परेचर पे मेंटेन रखे विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, दैट इज रेफ्रिजरेशन। अब इट इज डन बाय रेफ्रिजरेटर, आपका जो घर का रेफ्रिजरेटर है उसकी हेल्प से। इट इज डन बाय AC ऑल्सो। अब नाउ AC के केस में क्या होता है, स्पेस थोड़ा बड़ा होता है,
उस स्पेस के टेम्परेचर को मेंटेन करना। आप 18 डिग्री मेंटेन कर लो, आप 20 डिग्री मेंटेन कर लो, आप 25 डिग्री मेंटेन कर लो। नाउ डेज इन इंडिया इट इज 24 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो आप 24 डिग्री मेंटेन करना है और आप 4 लोग आके बैठ गए। नाउ 4 लोग बैठे तो 4 लोगों के कारण हीट जनरेट हुई, एनर्जी जनरेट हुई। इस एनर्जी को निकाल के बाहर एटमॉस्फेयर में भेजना है जहाँ पर 38 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। So that is also the process of refrigeration to maintaining a space at lower temperature than surrounding। वही एसी का काम भी है, बट थोड़ा डिफरेंट तरीके से करता है, वो अभी अपन देखेंगे, क्योंकि ये ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल करता है, ठीक है। ह्यूमन कंफर्ट यहाँ पर आ जाएगा अब आपका, ठीक। तो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन के लिए इट इज R122 एंड R12 एंड R134 है। इफ पॉसिबल तो अपन इसका नॉमेनक्लेचर भी देखेंगे। एयर कंडीशनिंग R22 एंड सेंट्रल एसी इट इज R11। यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब तक यूनिट नहीं पता होगी मैं कैसे काम करूंगा। मैंने अब एक नई चीज बना दी, आप हीट ट्रांसफर बोल रहे हो, दैट इज रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, दैट इज वॉट, और हीट को बोल रहे हो जूल में। तो द यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन आपने सुना होगा 3 टन का एसी, 4 टन का एसी, तो दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। यूनिट समझते हैं जरा, इट इज डिफाइंड। अब देखो यूनिट समझने से पहले एक चीज ये समझे कि मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को मुझे लोअर टेम्परेचर पे मेंटेन करना है, तो इसमें से मैं अमाउंट ऑफ एनर्जी निकालूंगा और बाहर फेंक दूंगा, ये काम है। देखो अब समझते हैं यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज टू बी रिमूव्ड, ठीक है। वो अमाउंट, ये रेफ्रिजरेशन, क्योंकि देखो बेटा यही यूनिट कैसे बताएगी, जैसे फॉर यूनिट डिग्री राइज इन यूनिट मास द एनर्जी रिक्वायर्ड इज स्पेसिफिक हीट। सिंपल सी बात है, यूनिट मास में यूनिट डिग्री राइज के लिए यहां पर क्या कर रहा हूं, क्योंकि एनर्जी रिमूव कर रहा हूं मेंटेनिंग एट लोअर टेम्परेचर, तो मैं इस ऑब्जेक्ट से क्या करूंगा, एनर्जी निकालूंगा। तो इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट इज टू बी रिमूव फ्रॉम 1 US टन, क्योंकि यूएस की तरफ से ये अपना डेफिनेशन आई थी, इसलिए उसको एक स्टैंडर्ड टन, दैट इज 900 kg इज 1 US टन। अपना टन दिस डिफरेंट, US टन इज डिफरेंट, दैट इज 900 kg इज US टन। सो इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम 1 US टन ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब पानी हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। यहाँ जरा समझते हैं इस चीज को। वाटर के 3 फेज होते हैं। द फर्स्ट फेज, जैसे कि मान लीजिए मैं सॉलिड से गैस पे जाऊं, दैट इज यूर आइस एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, 0 डिग्री पे मेंटेन्ड है, मैंने हीट दिया। अब आइस पे जो हीट दे रहा हूं 0 डिग्री पर, क्या उसका टेम्परेचर राइज होगा? नहीं होगा, उसका टेम्परेचर राइज नहीं होगा, आइस पिघलने लगेगी, फेस चेंज होगा। यानी जितना भी एनर्जी आप दे रहे हो वो लेटेंट हीट है, यानी उसके फेस चेंज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, ना कि उसमें यूनिट डिग्री राइज के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। ठीक है, फेस चेंज हुआ तो एक स्टेज आया जब 0 डिग्री वाटर में पूरा कन्वर्ट हो गया। अभी भी आप एनर्जी दे रहे हो ना, जब 0 डिग्री टेम्परेचर के बाद भी आप एनर्जी देना शुरू कर रहे हैं, ठीक है, तो अब पानी का टेम्परेचर राइज होगा 0 से 1, 2, 3, 4, 10, 20, 50, 70, 90 एंड 100। इस टाइम पे जो अमाउंट ऑफ हीट आप दे रहे हो दैट इज स्पेसिफिक हीट। नाउ एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड आपने फर्स्ट बबल फॉर्मेशन देख लिया। फर्स्ट बबल फॉर्मेशन देख लिया, इसका मतलब अब पानी में यूनिट डिग्री राइज नहीं हो रहा है। अब पानी में 100 डिग्री के बाद जितना भी एनर्जी आप दोगे वो उसके फेस चेंज में रोल प्ले करेगी। यानी अब पानी स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू करेगा और शुरू में 100 डिग्री की स्टीम होगी, और जैसे ही पूरा पानी स्टीम में कन्वर्ट हो गया, नाउ अब आप फिर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे एंड दैट विल बी योर सुपर हीटेड स्टीम। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तो ये समझना जरूरी है। रिवर्स करूं तो स्टीम को कंडेंस करके वाटर में कन्वर्ट किया, तो सबसे पहले स्टीम 250 से 200 लेकर आया। जो एनर्जी एक्सट्रैक्ट की मैंने वो एनर्जी है आपकी स्पेसिफिक हीट, क्योंकि 250 से 100 पे ला रहा हूं, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा हूं, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमूव कर रहा हूं, तो ये वाली होगी स्पेसिफिक एनर्जी, स्पेसिफिक हीट।
अब 100 डिग्री स्टीम से कंडेंस करना शुरू किया 100 डिग्री वाटर पे, नाउ फेस चेंज हुआ लेटेंट हीट, एंड देन अगेन दैट 100 डिग्री सेंटीग्रेड से हीट रिमूव कर रहा हूं, उसको ठंडा किया, 0 डिग्री पानी पर लेकर आ गया स्पेसिफिक हीट। नाउ अब 0 डिग्री जैसे ही पानी पे आया फिर भी मैं अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं, तो इट कन्वर्ट्स इनटू आइस। ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट द फेजेस ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब अपन अपनी डेफिनेशन पे आते हैं। It is defined as the amount of heat that is to be removed from 1 US ton, that is 900 kg of water at 0 degree centigrade। यानी पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, कितना 1 US ton, that is 900 kg। अब इसमें से मैं हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं, तो द अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड, द अमाउंट ऑफ हीट has to be removed from that water of 1 US ton at 0 degree centigrade in order to convert it into ice, in order to convert it into ice at 0 degree centigrade। बात भी सही है, 0 डिग्री पानी से अगर मैं हीट रिमूव करूंगा तो उसमें 0 से माइनस में टेम्परेचर नहीं जाएगा, फेस चेंज होने लगेगा, बहुत अच्छी बात है। बट एक और कंडीशन, 24 आवर्स में। ठीक है, तो मेरी कहानी क्या हो गई कि रेफ्रिजरेशन की यूनिट ऐसे डिफाइंड होती है कि 24 घंटे में मैंने 0 डिग्री पानी से 0 डिग्री आपका आइस कन्वर्ट करने में जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी निकाली, दैट इज योर रेफ्रिजरेशन यूनिट, क्योंकि इट इज ऑल्सो योर हीट एक्सट्रैक्शन थिंग्स, या तो इट इज रिलेटेड टू हीट। सो 900 kg 1 US टन का पानी मेरे पास है, उसका टेम्परेचर 0 डिग्री है, अब मैं उसमें से हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं, एंड दैट हीट रिमूव्ड इज द यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। अगर 24 घंटे में वो उस पानी को आइस में कन्वर्ट कर देते, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, 1 TR। और अगर इसको मैं 1 TR को बोलूं, आप सुनते होंगे घर में 2 TR का AC लगा हुआ है, 3 टन का AC लगा हुआ है, तो दैट इज 3 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, एंड इफ इट इज कन्वर्टेड इनटू किलोवाट, दैट इज 3.5 किलोवाट। ठीक है, 1 TR इक्वल्स टू 3.5 किलोवाट, एंड इट इज इक्वल्स टू 210 किलोजूल पर मिनट, एंड इट इज इक्वल्स टू 50 किलोजूल पर किलो कैलोरी पर मिनट। तो दिस आर द कन्वर्जन जो कि हमें न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये क्लियर हुआ बेटा यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। अब ये जो 3 चीजें आपको दिख रही है, जरा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो फर्स्ट थिंग है आपकी, ठीक है, दैट इज हीट इंजन, दिस इज हीट इंजन। हीट इंजन में क्या कर रहा हूं मैं, 2 सोर्सेस है, दैट इज सोर्स, दैट इज सिंक, द रिजर्वायर। यहाँ T1 से मैंने टेम्परेचर लिया, इट इज Q1, T1 से जो टेम्परेचर लिया दैट इज Q1, एंड Q1 अमाउंट की हीट दी हीट इंजन ने, इसने W वर्क प्रोड्यूस किया एंड रिलीज कितना कर दिया, दैट इज Q2। तो इफिशियंसी इज ऑलवेज आउटपुट अपॉन में इनपुट, तो इफिशियंसी विल ऑलवेज बी आउटपुट अपॉन में इनपुट। तो आउटपुट विल बी योर वर्क इनपुट एंड इनपुट विल बी योर Q1। सो इफिशियंसी विल बी W अपॉन में Q1, 1 माइनस Q2 अपॉन में Q1। सिंपल था हीट इंजन। रेफ्रिजरेशन में मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये लोअर टेम्परेचर से हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं Q2, तो मेरा डिजायर्ड इफेक्ट COP निकालता हूं मैं, क्योंकि मैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी दे रहा हूं। तो COP जब मैं निकाल रहा हूं तो दैट विल बी योर आउटपुट, दैट विल ऑल्सो बी आउटपुट अपॉन में इनपुट। इफिशियंसी एंड COP इज सेम, फर्क सिर्फ कितना है कि मेरा डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, दैट इज आउटपुट क्या है। हियर आई हैव आउटपुट ऑफ वर्क, तो आउटपुट इज वर्क, इनपुट इज Q1। और फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ लो ग्रेड एनर्जी दैट इज हीट इनटू हाई ग्रेड एनर्जी वर्क इज नॉट पॉसिबल, दैट्स व्हाई इफिशियंसी इज ऑलवेज लेस देन 1। बट इन COP आप हाई ग्रेड एनर्जी दे रहे हो वर्क, और निकाल क्या रहे हो, लो ग्रेड एनर्जी दैट इज हीट। तो हाई कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हाई ग्रेड इनटू लो ग्रेड एनर्जी इज पॉसिबल, दैट्स व्हाई COP वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो आपने क्या किया, Q2 अमाउंट की एनर्जी एक्सट्रैक्ट किया, W इनपुट दिया और इसको एटमॉस्फेयर में भेज दिया, तो दैट W प्लस Q2 इक्वल्स टू Q1। ये तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन। आउटपुट दैट इज डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन में वर्क इनपुट, आउटपुट इज Q2, वर्क इनपुट इज W। ठीक है, एंड दैट COP इज यूनिटलेस।
COP विल बी Q2 अपॉन में Q1, और अगर रिवर्सिबल है दैट इज T2 अपॉन में T1 माइनस T2, ये रिवर्सिबल साइकिल से रिलेटेड. तो that plays an important role, that COP is always greater than 1 because we are giving high grade energy and work is your low grade energy, that is heat. And one more thing, that is heat pump. heat pump में मैं क्या कर रहा हूँ कि जो हमारा स्पेस रेफ्रिजरेशन के केस में जो लोअर टेम्परेचर पे मेंटेन करना था, अब हायर टेम्परेचर पे मैं मेंटेन कर रहा हूँ, दैट इज T1. ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, बाहर का टेम्परेचर 10 डिग्री है, अंदर का टेम्परेचर 28 डिग्री, तो 10 से 28 में हीट ट्रांसफर कर रहा हूँ, 10 से 28 में हीट ट्रांसफर कर रहा हूँ. और तो 28 डिग्री मेंटेन करना है, बाहर 10 डिग्री है, तो यानी लो से हाई में कर रहा हूँ. अगेन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज वर्क, और आउटपुट इज Q1. हियर डिजायर्ड इफेक्ट इज Q1 क्योंकि मैं यहाँ पर हीट ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो Q1 अपॉन में W इज COP ऑफ पंप. ठीक है, एंड COP ऑफ पंप इक्वल्स टू COP ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस. सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक रिलेटेड टू रेफ्रिजरेशन साइकिल. ठीक है, ओके, थैंक यू.